गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग शुरू करेंगे कल के क्वेश्चन के रिवीजन से। पहला है हमारा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ा करके कितने घंटे कर दिया है। तो यहाँ मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने ड्यूटी को 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे कर दिया है, ताकि कैसे भी करके अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जा सके। आपको पता है कोविड-19 की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था या फिर पूरे विश्व में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अगला हमारा कि कर की गणना के संदर्भ में एक एनआरआई के रूप में शामिल होने के लिए भारत में किसी व्यक्ति को रहने की अवधि क्या है। तो ये कितनी है अवधि? 120 दिन। पहले यह अवधि कितनी थी? पहले यह अवधि 182 दिन थी। तो इसको आप याद रखिएगा कि पहले 182 था और अब कितना कर दिया गया है? 120 कर दिया गया है। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। ठीक, और इस बार इसकी थीम क्या है? अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ है। और इसको मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि इस दिन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है। ठीक, इस वजह से इसको मनाया जाता है कब? 12 मई को। अगला क्वेश्चन है हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था और वो भी सफल परीक्षण हुआ था। तो इसी दिन को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में। फिर है हमारा हरिशंकर वासुदेवन का निधन 10 मई को कोविड-19 की वजह से हो गया। वह इनमें से क्या थे? तो हरिशंकर वासुदेवन एक इतिहासकार थे। ठीक है, रूस और भारत के मध्य संबंधों के विशेषज्ञ के रूप में इन्हें जाना जाता था। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख के रूप में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनका कार्यकाल मई 2021 के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत द्वारा शुरू की गई कौन सी पहल में 5 देश शामिल है? तो भारत ने मिशन सागर शुरू किया है 10 मई को, जिसमें कुल 5 देश शामिल हैं: मालदीव, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशल्स और कोमोरोस। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? खाद्य पदार्थों और आयुर्वेदिक दवाइयों और HCQ टैबलेट की आपूर्ति करना इन देशों के लिए। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में पैरा एथलीट दीपा मलिक ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो पैरा ओलंपिक खेल से इन्होंने संन्यास ले लिया है। किसके लिए? पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनने के लिए इन्होंने ने खेल से संन्यास ले लिया। इनको पद्मश्री के साथ साथ सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। उसके बाद है हमारा कि कोरोना वायरस के कारण नोटों को बंद करके डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य कर दिया गया है। कहाँ पे? तो यहाँ पे हार्ड कैश को बंद कर दिया गया है और अब पेमेंट डिजिटल कर दिया गया है अहमदाबाद में। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि विश्व भर में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो 9 मई को मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो ये तो आपने क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए हैं। अब मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप वीडियो को टाइमली मिल सके आपको। और इसके साथ साथ PDF डाउनलोड करने के लिए, टेस्ट देने के लिए या फिर वन लाइनर करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टडी 91 के जितने भी स्टडी मटेरियल हैं सभी मिल जाएंगे। तो अब आइए शुरू करते हैं हम लोग आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में PM मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज लॉन्च किया। इसके संदर्भ में निम्न कथनों की पुष्टि करना है। तो पहला तो है कि क्या है? 20 लाख करोड़। सबसे पहले ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने का पैकेज है? 20 लाख करोड़ का पैकेज है। और इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित किया गया है। ठीक, किसके तहत? आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो पहला तो हमारा सही हो गया। दूसरा है हमारा ये जो पैकेज है यह देश की कुल GDP का 10% है। तो यहाँ से हमें 3 पॉइंट पढ़ने को मिलते हैं। एक तो PM मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लॉन्च किया। किस अभियान के तहत? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। और ये जो पैकेज है 20 लाख करोड़ का, ये कुल GDP का 10% है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राइट आंसर A और B दोनों सही है। इसकी घोषणा कब की गई? इसकी घोषणा की गई है 12 मई को।
ठीक, इसका मतलब लाभ क्या है इसमें देखिए, जो भी बड़े उद्योग हैं और जो एमएसएमई सेक्टर के उद्योग हैं, इनको इससे राहत मिलेगी। हालाँकि इस पैकेज में आरबीआई के फैसले भी शामिल है, जिसमें उसने बैंकों और म्यूचुअल फंडों को लिक्विडिटी प्रदान किया है। मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के 5 मजबूत स्तंभ पिलर होंगे। एक तो होगी अर्थव्यवस्था जो क्वांटम जंप लगाएगी, दूसरा होगा बुनियादी ढांचा, तीसरा होगा तकनीक आधारित सिस्टम, चौथा होगा आबादी। आबादी ही क्या होगी? ताकत होगी। उसके बाद होगा मांग, ठीक? और इन्होंने कहा कि हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो बेस्ट बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि लोग क्या करेंगे, जैसे अभी मैं आपको एक पीडीएफ का लिंक दे दूंगी, या फिर व्हाट्सएप के वाले जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दिया जाएगा, फेसबुक पेज पे भी शेयर कर दिया जाएगा। उसमें आपको बताया गया है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो विदेशी हैं, या फिर आप लोग इस समय देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा जब से आत्मनिर्भरता की बात आई है, बहुत ज़्यादा इस तरह के पीडीएफ शेयर हो रहे होंगे कि अगर हमें भारत की जीडीपी को सही पटरी पर लाना है, सही तरीके से, तो हमें क्या करना होगा? हमें भारतीय प्रोडक्ट को खरीदना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम भारतीय प्रोडक्ट को खरीदेंगे, इससे क्या होगा कि हमारी जीडीपी धीरे धीरे पटरी पे आ जाएगी। तो यहाँ पे वोकल फॉर लोकल, मतलब लोकल सामान को खरीदने पर जोर दिया गया है कल के इस स्पीच में। इसके अलावा इस अभियान में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ की चर्चा की गई है। लैंड रिफॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो अप्रैल में जब मैंने आपको पंचायत दिवस के बारे में पढ़ाया था, उस टाइम ही मैंने आपको बता दिया था कि ड्रोन मैपिंग की जाएगी और सभी लोगों को उनके ज़मीन का कागज दिया जाएगा। लिक्विडिटी को लेकर के आरबीआई ने कई ऐलान किए हैं और इसके बारे में अभी और भी ऐलान किए जाएंगे। लॉ की बात करें तो यूपी सहित कई राज्यों ने लेबर लॉ को बदल दिया है, ठीक? तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम लोग भारत की जीडीपी, क्योंकि इसमें एक पॉइंट आया था कि कुल जीडीपी का 10% है ये राहत पैकेज, तो अगर हम लोग भारत की कुल जीडीपी की बात करें तो कितना है? 210 लाख करोड़ रुपए के आसपास है भारत की जीडीपी। और आपको पता होना चाहिए कि कल वाले क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ाया था कि अमेरिका ने अपने यहाँ राहत पैकेज जो घोषित किया उसमें कितना घोषित 3 खरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज लेने की बात किया है, ठीक? अभी देखिए अलग अलग देशों ने, क्योंकि मैंने क्या कहा कि कोविड-19 की वजह से ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित है, पूरे विश्व की सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हैं और हर जगह राहत पैकेज ऐलान किया जा रहा है। तो जापान ने अपनी जीडीपी का 20% हिस्सा राहत पैकेज ऐलान किया, अमेरिका ने 14%, जर्मनी ने 10.7%, ब्रिटेन ने 5% और चीन ने 3.8% हिस्सा राहत पैकेज के लिए खर्च करने का प्लान बनाया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक? अगला हमारा कि हाल ही में चर्चित ई नाम पोर्टल किससे संबंधित है? अब ई नाम पोर्टल अभी कुछ दिन पहले भी चर्चा में आया था। मैंने आपको बताया था कि कृषि से संबंधित है ई नाम पोर्टल, मतलब डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किसान जो भी उपज कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे खाद्य पदार्थ या जो भी उपजाऊ कर रहे हैं, वो उसको परचेज करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके, इसके साथ साथ व्यापार भी सुगम तरीके से किया जा सके, वही है हमारा ई नाम पोर्टल। तो यहाँ पे पहला हमारा कि ई नाम एक पैन इंडिया ई व्यापार पोर्टल है, जिसकी शुरुआत अप्रैल 2016 में हुई, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है हमारा कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया, ये भी सही है। तीसरा हमारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 177 नई मंडियों को कृषि उत्पाद के विपणन हेतु ई नाम पोर्टल से जोड़ा गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1, 2 और 3 तीनों सही है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। गठन तो आपको पता है कि 2016 में किया गया, उद्देश्य भी आपको पता हो गया कि कृषि का जो मार्केट है उसका एकीकृत करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक? और यहाँ पे वर्तमान में 10 राज्यों की 177 नई मंडियाँ जुड़ी हैं, जिसमें पहले मंडियों की संख्या 185 थी और अब बढ़ के कितना हो गया है? 962 हो गया है। इसके साथ साथ एक और अचीवमेंट है कि 9 मई 2020 तक इस पोर्टल के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक कीमत के बांस और नारियल जैसे उत्पादों का कारोबार किया गया, ठीक? अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला हमारा कि 7 मई 2020 को देश भर में रविंद्रनाथ टैगोर की 160वीं जयंती मनाई गई,
ये तो सही है कि 7 मई 2020 को मनाई गई। इसमें थोड़ा-सा डाउट है कि 160वीं नहीं, यहाँ पे क्या होगा 159वीं जयंती मनाई गई। तो पहला तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा है हमारा, इस जयंती के अवसर पर इज़राइल सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए वहाँ के तेल अवीव की एक स्ट्रीट का नाम टैगोर रखा और सड़क को क्या नाम दिया, टैगोर स्ट्रीट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देख लेते हैं। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई गई है 159वीं 7 मई 2020 को। बाकी सड़क को टैगोर स्ट्रीट नाम किसने दिया है, इजराइल ने दिया है। इजराइल इसके पहले भी चर्चा में आया था कि उसने एंटीबॉडी विकसित किया था। ठीक, तो इसको भी याद रखिएगा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं टैगोर जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, यहाँ पे 7 मई 1861 में। इनका अन्य नाम क्या था, भानु सिंह ठाकुर, गुरुदेव, कवि गुरु और विश्वा काबी के नाम से इनको जाना जाता है। ये एक नीतिज्ञ, कवि, संगीतकार, कलाकार और आयुर्वेद शोधकर्ता भी थे। इतिहास में इनका नाम दो वजह से बहुत ही ज़्यादा बार लिया जाता है। कौन कौन सी वजह है, एक तो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है, भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। ये भी याद रखिएगा, किसकी उपाधि, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था, जो इनको 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, इस उपाधि को देने के बाद कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे सर लगाता था। ठीक, लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता 1919 में, तो इन्होंने क्या किया, उसका विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार का नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया। इनकी कुछ कृतियां हैं जो कि काफ़ी मशहूर है, जैसे काबुली वाला, मास्टर साहब और पोस्ट मास्टर आज भी लोकप्रिय हैं। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1947 को कलकत्ता में इनकी मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा, इनकी रचना थी गीतांजलि, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा, कोविड कवच एलिसा से संबंधित निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। कोविड कवच एलिसा, ठीक, सबसे पहला तो है हमारा कि इसका विकास किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि जो टेस्टिंग हो रही है कोविड-19 की, उसमें तेजी लाया जा सके, और इस उद्देश्य से इसका विकास किसने किया है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। इसका कार्य क्या है, मानव शरीर में मौजूद कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाना। तो याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पे कोविड कवच एलिसा का एक स्पेशल पॉइंट ये है कि 2.5 घंटे के एक निरंतर परीक्षण में यह एक साथ 90 नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला हमारा, हिंद महासागर में चीन भारत से मात्र 684 किलोमीटर की दूरी पर मालदीव में कृत्रिम द्वीप बना रहा है। बिल्कुल सही बात है, चाइना ये कर रहा है, यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं। दूसरा हमारा, यह द्वीप भारत के सहयोग से, तो क्या ये पॉसिबल है कि भारत अपने से ही कुछ दूरी पर एक द्वीप बनवाए और उसमें चाइना का सपोर्ट करे? बिल्कुल नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए सही है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखिए, ये जो दूरी है ये केरल से करीब 684 किलोमीटर की दूरी पर है मालदीव। यहाँ छोटे छोटे 1200 आइलैंड है और इसकी कैपिटल क्या है, माले। हुआ क्या था कि मालदीव ने वर्ष 2016 में 16 द्वीप चीनी कंपनियों को लीज पर दे दिए थे, और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, अब्दुल्ला यामीन, जिनसे भारत का कुछ खास संबंध नहीं था। हालांकि वर्तमान में यहाँ इब्राहिम मोहम्मद सॉली हैं प्रेसिडेंट, जो कि भारत के काफ़ी करीब हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो एक द्वीप था उसका कीमत कितना है, $4 मिलियन। इस पे इन्होंने क्या किया है, लीज पे दे दिया है, और अब चाइना यहाँ पर डेवलप कर रहा है एक आर्टिफिशियल द्वीप। ठीक,
किसके तहत? तो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के तहत। अब भारत को इससे क्या प्रॉब्लम है? भारत को यह डर है कि चीन अपनी निर्माण कंपनी की आड़ में यहाँ पे मिलिट्री बेस स्थापित कर लेगा और इस द्वीप से चीनी जहाज़ों को भारत आने में कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। और आप देखते हैं कि भारत और चीन में संबंध कैसे हैं, तो इस वजह से ये भारत के लिए थोड़ा खतरा साबित हो सकता है। अगला है हमारा कि किस देश ने इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है चाइना ने। ठीक, किसने जीता है? चाइना ने। मैंने आपको बताया था कि जितने भी खेल हैं एक्सेप्ट चेस, इस बाकी सभी खेलों को पोस्टपोन कर दिया। इसका रीज़न ये था कि ये ऑनलाइन होने वाला था, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा था, इस वजह से इसका यहाँ पे आयोजन हो चुका है। और मैंने ये भी बताया था कि इसमें भारत का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? विश्वनाथन आनंद। और अब भारतीय टीम कौन से स्थान पे है? 5वें स्थान पे है। ठीक, पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे स्थान पे अमेरिका है, तीसरे पे यूरोप है, चौथे पे रशिया और 5वें पे है भारत। याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि आरबीआई द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि हुई है? तो 40.45 टन की वृद्धि हुई। 40 से 45 याद कर लीजिए आप। ठीक है, सिर्फ कहने के लिए 40.45। ठीक, तो यहाँ पे इसकी वृद्धि हुई है, जबकि 2018-19 में स्वर्ण भंडार कितना था? 612.56 और यह 2019-20 में बढ़ करके 653.01 हो चुका है। ठीक, इस वृद्धि के कारण इसका कुल मूल्य बढ़ के कितना हो गया? 30.57 बिलियन डॉलर, जबकि मार्च में इसका मूल्य कितना था? 23.07 बिलियन डॉलर। भारत में मार्च 2020 में कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? 477.81 बिलियन डॉलर। ठीक है, जिसमें से 263.4 बिलियन डॉलर प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में तथा 147.5 बिलियन डॉलर अन्य केंद्रीय बैंकों के लिए आरक्षित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के बीच सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? तो केम्पगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु ने यह अवार्ड जीता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और यह घोषणा कब हुई है? 11 मई को। हर 4 साल में, ठीक है, 2020 विश्व हवाई अड्डों के पुरस्कारों में 4 साल में तीसरी बार भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में ग्राहकों ने वोट किया है। 11 साल पुराने हवाई अड्डे के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक, और तीसरी बार यह सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में पहचान बनाया है। इस अवार्ड के लिए 6 महीने का सर्वे हुआ, जिसमें 100 से भी ज़्यादा देशों के यात्रियों को शामिल किया गया। सर्वेक्षण में गेट पर चेक इन, खरीदारी, सुरक्षा सभी का मूल्यांकन किया गया। उसके बाद इनको बनाया गया है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। अगला है हमारा, किस राज्य में एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू की गई है। ठीक, अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि 100 डायल करके यहाँ पे एफआईआर शिकायत दर्ज की जा सकेगी। स्टार्टिंग में इसको 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि फाइंडिंग फ्रीडम किसके जीवन पर लिखी गई पुस्तक है? तो ये प्रिंस हैरी मेघन मार्कल पर लिखी गई एक पुस्तक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब प्रिंस की बात आई है तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पोते हैं प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी है मेघन मार्कल की जीवनी है। और यह कब प्रकाशित होगी? 11 अगस्त को। इसे लिखा किसने है? तो शाही पत्रकार ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डूरन ने लिखा है। ठीक, इसमें उन्होंने क्या हुआ है कि प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल ने शाही परिवार से 20 जनवरी 2020 को अलग हो गए और इसके बाद उन्हें शाही उपाधि भी छोड़नी पड़ी जो हिज और हर रॉयल हाइनेस थी। ठीक, याद रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि मेहनत किया जाता है या फिर आपका कोई सुझाव हो जहां आपको लगता है कि सुधार करने की आवश्यकता हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें स्टडी 91 से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है आप ईजिली पढ़ सकते हैं। तो शेयर करना भी मत भूलिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।